तो चलिए शुरू करते हैं। हम कंकाल तंत्र शुरू करने जा रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल आप देख सकते हैं कि मानव भ्रूण होता है। मानव के भ्रूण में हृदय स्पंदन मतलब हार्ट जो पल्सिंग होते हैं, हृदय धड़कते हैं। स्पंदन होना मतलब धड़कना, याद रखिएगा। कब प्रारंभ होता है? जब मानव का भ्रूण में मतलब बच्चा जो पेट में रहता है तो उस समय हृदय स्पंदन करने लगता है। तो कब करता है? तो याद रखिएगा, विकास जब होता है उसके चौथे या पांचवें सप्ताह में होने लगता है। तो बच्चे का हृदय कब धड़कने लगता है? विकास के चौथे और पांचवें सप्ताह में होने लगता है। क्लियर हो गए? और अगर हम बात करें तो सुनिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो हम देखिए एनसीईआरटी के तहत 29 बताई गई है। तो टोटल पूरा मतलब खोपड़ी कहने का मतलब पूरा आपका चेहरा से लेकर खोपड़ी तक 29 होता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, हड्डियां होती है? तो हम बताएंगे 29 होती है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं का नियंत्रण जो है केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हम बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। क्या पूछ रहा है आपसे? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मतलब कंट्रोल केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जिसे हम केसरुक रज्जु भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं या प्रतिवर्ती क्रिया जो हम लोग करते हैं, वो क्रिया करते कैसे हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे स्थित है उसके माध्यम से करते हैं, ये बोल दीजिएगा। अगर पूछिए वयस्क मानव, वयस्क मतलब बड़ा व्यक्ति, बड़ा आदमी हम लोग जैसे, तो वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। और बच्चे में कितनी होती है? कमेंट कर सकते हैं, प्लीज कमेंट करिएगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पूछे नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, ये बात तो सत्य है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं। मृत मतलब मृत्यु का, खराब, डेड हुआ, ठीक है, कोशिकाओं से सेल के द्रवों से बना होता है, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसलिए नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है। लगता है जल्द से जल्द काट कर नाखून को हटा दें, है ना? चलिए, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दृढ़ मतलब मजबूत भाग कौन सा है? तो दंत वल्क है। दंत वल्क, जहाँ पे दांत हमारा जबड़ा जिसे बोलते हैं ना, दंत वल्क। याद रखिएगा, इन्हें मेल करते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मेल कहा जाता है। अगर पूछे शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिड का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा, जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने की बात होती है। तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने की बात करता है। तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है? जोड़ों का प्रतिस्थापन करना। क्लियर हो गए? ठीक है। हम जैसे जो भी हमारा जोड़ा होता है, जैसे जॉइंट जहाँ पे होता है, ऑर्थोप्लास्टी का काम ही क्या है? जोड़ेगा, जॉइंट करेगा, है ना? जो हमारे काज में मुड़ता है ना? ये सब काम कौन करता है? तो याद रखिएगा। अगर पूछे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, ये हम जानते हैं, जिसे हम अस्टिपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टिपिस कहते हैं। तो ये बात भी हम जानते हैं। अगर आपसे यही सवाल पूछे कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो हड्डी है कौन सी होती है? तो फीमर होती है। सबसे बड़ी बात है, मानव शरीर की अगर सबसे लंबी हड्डी आपको देखना है तो अपनी जांग को ठोकिए, याद कीजिए, फीमर। कशेरुक रज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, में कितनी जोड़ी, तो तंत्रिका कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होगी? तो 31 जोड़ी होगी। क्लियर हो गए? इसी तरह और सुन लीजिए, मनुष्य के शरीर, मनुष्य मतलब हम लोग, मानव, मानव में कोई भी, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाएंगे। आपके शरीर में, हमारे शरीर में पसलियां कितनी होती है? 12 होती है। अगर तंत्रिका जोड़ी पूछ दे तो 31 जोड़ी होती है। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। याद रखिएगा, 31 जोड़ी। और सुनिए, मानव शरीर के
ठीक है? डिम वाहिनी नली, ठीक है? डिम वाहिनी नली, नली को ट्यूब बोलते हैं। तो डिम वाहिनी नली में जो है शुक्राणु जो स्पर्म कहते हैं, ठीक है? डिम जिसे कहते हैं, को निषेचित करता है, तो उसी को डिम वाहिनी नली हम कहते हैं। तो मानव शरीर में जो डिम वाहिनी नली है, नली में ही शुक्राणु जो होते हैं और डिम को निषेचित करता है। डिम को हम ओवम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो शुक्राणु डिम को निषेचित करेगा, तभी होगा। तो डिम वाहिनी नली जो है इम्पोर्टेंट है। तो मानव के डिम वाहिनी नली में शुक्राणु डिम को निषेचित करेगा, तो स्पर्म के बिना नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। बातें हम और भी जब विशेष डिटेल पे बातें करेंगे तो उसमें बातें करेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% होता है, 65% होता है। तो वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% होता है। अगर बोले कि भाई अस्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डी को बोलते हैं, एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है। तो हम पढ़े थे, मेरा अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो हम पढ़े थे कि कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर ही अस्थि और दंत का निर्माण करते हैं। तो अस्थि और दंत में कैल्शियम और फास्फोरस होना आवश्यक है। यहाँ तक कि आपको पोटाश भी दिखने को मिलता है, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अस्थि और दांत का निर्माण करने में कैल्शियम फास्फोरस की भूमिका होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़े की पेशियां हैं। जबड़ा, बोलते हैं ना कि जबड़ा तोड़ देंगे, तो जबड़ा तोड़ना आसान नहीं है मेरे दोस्त, जबड़ा मजबूत होता है। याद रखिएगा, डायलॉग है जबड़े तोड़ देंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पुरुषों के लिए डायलॉग नॉर्मल है। परिवर्धनशील भ्रूण की बात करते हैं कि शुष्कन मतलब ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो उल्ब करता है। कौन करता है? उल्ब करता है। पहली आवाज को इग्नोर करिए। और मानव के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20, याद रखिएगा 20। तो मानव के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 होते हैं, 20-20 करके होते हैं। टोटल 32 रहते हैं, लेकिन शुरू में 20-20 होते हैं। 20 ही दांत उगते हैं, याद रखिएगा, एक बार टूटने के बाद दोबारा, उसके बाद उगे नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। तो हम जानते हैं कोलम है। कोलम बोलिए, या आप उसे स्पेन, देखिए स्पेनिक, ठीक है, स्पेनिक गुहा बोल सकते हैं। कैविटी बोल दीजिए, गुहा को कैविटी बोला जाता है। ये सबसे बड़ी गुहा है मानव शरीर की, चाहे कोलम बोल दीजिए, एक ही है। अगर पूछे त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब कि फिर से तैयार हो जाना। तो त्वचा पर अगर चोट लगता है तो ठीक हो जाता है, ठीक होता है कि नहीं? तो उसी को पुनरुद्भवन बोला गया है, जिसे हम रीजेनरेशन बोल सकते हैं। रीजेनरेट जैसे बोलते हैं ना, तो उसी तरह रीजेनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो घानाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। घानाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गए? अगर आपसे यही सवाल पूछेगा, कंडरा, कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशियों को अस्थि से जोड़ती है, मतलब हमारे पेशी को हड्डी से जोड़ेगी। तो पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम जो करता है उसे हम टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन इंग्लिश में। ऐसे उसे हिंदी में कंडरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। अगर इसी बात को चलिए शनायु, शनायु जिसे लिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगमेंट। तो लिगमेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम जो करता है उसका नाम बताइए, तो उसे हम लिगमेंट बोलेंगे, स्नायु बोलेंगे। और टेंडन किसे बोलेंगे? जिसमें हड्डी भी होगा लेकिन पेशी भी होगा, जिसमें टन टन की आवाज भी आए। हड्डी हड्डी टकराएगा तो भी आवाज देगा, लेकिन हड्डी हड्डी टकराएगा ना तो उनमें लिगमेंट हो जाएगा, चिनगारी फेंक देगा, लिगमेंट हो जाएगा, ऐसे याद रखिए। और पेशी और अस्थि मिलेगा तो टेंडन हो जाएगा, टन सुना करके रह जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, फन के लिए बोल रहा हूँ।
अब चलिए स्नायु, स्नायु स्नायु जिसे लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट एवं कंडराएँ, कंडराएँ मतलब टेंडन, टेंडन कैसे ऊतक हैं, मतलब किस तरह का टिश्यूज़ है? तो हम बोलेंगे संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिविटी टिश्यूज़ बोलिएगा, कनेक्टिव टिश्यू बोल दीजिए, कनेक्टिविटी टिश्यू बोल दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। कनेक्ट मतलब जोड़ना, तो कनेक्टिविटी बोलिए, कनेक्ट बोल दीजिए, टिश्यू है मतलब ऊतक है। तो संयोजी ऊतक बोलते हैं, संयोजी मतलब जोड़ के रखने वाला ऊतक। तो सही बात है, स्नायु जो है, लिगामेंट जो है, किसको जोड़ती है? हड्डी-हड्डी को जोड़ती है, तो जोड़ने का काम कर रही है। कंडराएँ, जिसे हम इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, ये भी क्या कर रहा है? पेशी और हड्डी को जोड़ रहा है। अगर पेशी और हड्डी को नहीं जोड़ेगा, तो रहेगा, बिना जुड़े तो नहीं रह सकता कुछ भी चीज़, तो जोड़ रहा है। अब देखिए स्तनियों की हड्डी जो होती है, स्तनी की जो अस्थि होती है हमारी, ठीक है? तो स्तनियों की अस्थि उपस्थि से भिन्न कैसे होती, क्यों होती है? तो वो कारण होता है हेवरसियन नलिकाओं के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है? हेवरसियन नलिकाओं के कारण, ट्यूब के कारण ये आपको अलग दिखता है, भिन्न दिखता है। और बात करते हैं हम लोग, तो और बात में देखिए, अस्थि का मैट्रिक्स, अस्थि मतलब हड्डी, हमेशा याद रखिएगा। तो अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का बना होता है। किसका बना होता है? ओशिन का बना होता है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुक्ता क्या होते हैं? तो अस्थियों को कठोर कौन बनाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, याद रखिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर हड्डी और दांत को जो है निर्माण करते हैं कि नहीं? तो उसी में मैग्नीशियम के फॉस्फेट आ गया। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट के कारण होते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम के कारण क्या हुआ? क्योंकि हड्डी को कठोर तो बनाने का काम करता ही है। बनाने वाले लवण जो है मुख्यतः क्या होते हैं? तो मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होंगे। क्लियर हो गए? चलिए ठीक है। अब चलिए देखिए लसिका की बात करते हैं। तो लसिका में किन जो है रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु बोल देता हूँ, मतलब फिर से सुनिए, यहाँ पे सवाल क्या बनता है ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए लसिका की बात करेंगे, तो लसिका में किन रुधिराणु, रुधिराणु मतलब ब्लड की बात हो रही है, तो रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है। लसिका में ब्लड जो है अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो लाल रुधिराणु जो है, आरबीसी, लाल ब्लड जो है, वो जो है क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें आपको लाल ब्लड जो है नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होगा, याद रखिएगा, आरबीसी। क्लियर हो गए? अगर पूछे कौन सा प्रोटीन जो है त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खूर, मदद तथा खूर के निर्माण में सहायक है, तो वो है केराटिन। क्या है? केराटिन। अगर मान लीजिए कौन सा प्रोटीन पूछे कि त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर निर्माण में सहायक है, तो हम बताएंगे केराटिन है। क्या बताइएगा? केराटिन है। ये भी क्लियर बात है। अगर पूछे अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हम बताएंगे ओशिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओशिन पाया जाता है। इसी तरह आपसे पूछेगा अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट पाए जाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं अगर पूछे हड्डियों में, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट बोल दीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट जो है फास्फोरस बोल दीजिए आप, या कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट बोल दीजिए, फॉस्फेट फास्फोरस ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट बोल दीजिएगा। अकार्बनिक पदार्थ अगर पूछेगा तो अगर जैसे अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो देखिए कैल्शियम तो पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट पाए जाते हैं अकार्बनिक रूप से। ये बात ध्यान रखना, दोनों में ध्यान रखना होगा अंतर। निर्माण की बात करेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस टिक लगा दिया, अगर ऑप्शन में मैग्नीशियम है फास्फोरस नहीं, तो मैग्नीशियम भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम के ऑप्शन पे। वो भी मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा तो वो क्लियर कर दूंगा। अभी आपको सिंपल समझना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही जवाब देना है। अगर मान लीजिए वहाँ पे फास्फोरस है, मान लीजिए,
और अगर मान लीजिए हूबहू क्वेश्चन है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का फॉस्फेट दे दे, तो अकार्बनिक पदार्थ समझ कर टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं और क्या बात करते हैं, तो मज्जा गुहा, जिसे मैरो कैविटी बोलते हैं। मैरो कैविटी बोल दीजिए, मरो कैविटी बोल दीजिए, याद होना चाहिए। तो मज्जा गुहा जो है मज्जा गुहा का निर्माण, मतलब कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से होती है, तो ओस्टियोक्लास्ट से होती है। क्या बोलिएगा, क्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट से जो है मज्जा गुहा का निर्माण जो है ओस्टियोक्लास्ट से ही होता है, ऐसे बोलिए, ये कोशिका हो है, ठीक है, एक तरह से क्या है, कोशिका है। अस्थियों का निर्माण जो है किन ऊतकों से होता है, तो हम बताएंगे संयोजी ऊतक से होता है, जिसे कनेक्टिविटी टिश्यूज बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, याद रखिएगा। अस्थियों का निर्माण जो है कैसे, ऊतकों से ही होगा, संयोजी ऊतक से ही होगा। और शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 300 होती है, यह हम जान गए। इसी तरह अगर हम बात करें तो मानव शरीर में या मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक जो है अस्थियों की संख्या होती है, तो हाथ में होती है। सही बात है, मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है सबसे ज़्यादा हड्डी आपको दिखे, तो हाथ में दिखेगा, याद रखिएगा, किसमें, हाथ में। अगर आपसे पूछे किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां, जो हड्डी है खोपड़ी का, जो दिमाग का जो हड्डी है, परस्पर जुड़ी होती है, तो अचल संधि के कारण जुड़ी होती है। किसके कारण, अचल संधि के कारण जुड़ा है, अन्यथा कब का फूट जाता, खराब हो जाएगा। बता देते हैं कि अचल संधि जो है किसे कहा जाता है, तो अचल संधि पता है हम लोग किसे कहते हैं, अचल संधि उसे कहते हैं जो ऐसा जोड़ा जिसका संधि जो होता है, जो कि हड्डियों में कोई गति संभव नहीं होता, ऐसी हड्डी होती है, इसलिए अचल संधि में रखा गया है, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलें। और ये देखिए, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि होता है का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है, बता सकते हैं, तो हम बताएंगे अल्ना और ह्यूमरस से मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कब्ज जो संधि होते हैं जिसे हिंडेज जॉइंट बोलते हैं, तो हिंडेज जॉइंट जो बोला जाता है वो क्या होता है कि उत्कृष्ट एक उदाहरण अगर पूछे, अल्ना याद रखिएगा या ह्यूमरस बता देना है, बस इतना जान लीजिए। अब लास्ट में मैं हमेशा पॉइंट बताता हूँ, एक पॉइंट सुन लीजिए और इसका एंडिंग करते हैं। मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 अस्थियां होती है, ठीक है, कौन कौन, तो एक इचियम करके होता है, इलियम होता है, और प्यूबस होता है, प्यूबियस, याद रखिएगा, प्यूबस मतलब प्यूबियस उपस्थिति होती है, उपस्थिति जो कि लचीला और नर्म होती है, उसी को कहा गया। तो श्रोणी मेखला, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि टॉपिक हम बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो का क्या है। नेक्स्ट वीडियो है श्वसन तंत्र।